हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में जो आपका क्वेश्चन आया था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके किरण देसाई हैं। तो किरण देसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये किरण देसाई की दूसरी उपन्यास है। और इस उपन्यास के लिए जो है किरण देसाई को 2007 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, थॉमस कप जो है ये आपका पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो है एक ट्रॉफी है, जिसकी शुरुआत 1948-49 में जो है ये आपका हुआ था। तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, एक आपका उबेर कप होता है। तो देखिए, ये जो आपका उबेर कप है ना, ये आपका विश्व महिला टीम चैंपियनशिप का जो है एक बैडमिंटन ट्रॉफी है। और ये जो पहली बार है ये आपका 1956-57 में जो है उबेर कप का आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य बैडमिंटन ट्रॉफी की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, ये सभी जो कप है ना, ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है किसने बनवाया था। तो देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है ये 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो शाहजहां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बता दें कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये आपका 1644 और 1656 के बीच जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सैयद वंश के जो है संस्थापक कौन थे, यानी सैयद वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, सैयद वंश की जो स्थापना है ना, ये खिज्र खां के द्वारा किया गया था। और सैयद वंश के जो पहले शासक थे ये आपके खिज्र खां ही थे। तो खिज्र खां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल जो ये कब से कब तक रहा था। तो देखिए, सैयद वंश का जो शासनकाल है ना, ये आपका 1414 से लेकर 51 ईस्वी तक रहा था। और इसके जो आखिरी शासक थे ना, यानी सैयद वंश के जो आखिरी शासक थे ये आपके अलाउद्दीन आलम थे, जिनका शासनकाल 1445 से लेकर जो है 1451 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो आपके 5 वंश थे, और पहले जो वंश थे ये आपके गुलाम वंश थे, जिसे जो है मामलुक वंश भी कहा जाता था। और गुलाम वंश की जो स्थापना है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और इनका जो है मामलुक वंश का जो शासनकाल है ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। उसके बाद जो आपका खिलजी वंश आया था, और खिलजी वंश की जो स्थापना है ना, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। और खिलजी वंश का जो शासनकाल है ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक थे ये आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। और इनका जो आपका तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद जो आपके सैयद वंश आ गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में जो आपके वंश थे ये आपके लोधी वंश थे। और लोधी वंश की जो स्थापना है ना, ये बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। और लोधी वंश का जो शासनकाल रहा था ये आपका 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद जो आपका 1526 के बाद जो आपका मुगल वंश आ गया था, जिसका स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके 4 वंश थे ना, ये आपके मूल रूप से जो वो आपके तुर्की के थे। और आखिरी यानी जो आपका ये लोधी वंश था ना, ये आपका अफगान देश से था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि झिझिया नृत्य ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका झिझिया नृत्य है ना, ये आपका बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है।
तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपके प्रीवियस शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के झिझिया नृत्य में जो है किस देवी देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका झिझिया नृत्य है ना, ये आपका नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है और इसमें भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के तीनों रूपों का जो है वो पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिहार के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो विदेशिया, कर्मा नृत्य, कट घोड़वा, जाट जटिन, पावड़िया, उसके अलावा डोमकच, सामा चकेवा, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है किसने बनवाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी के आसपास जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था। तो कुमार गुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वंश पूछ ले तो ये आपका गुप्त वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपके कुमार गुप्त थे ना, इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाराजा धीराज की जो उपाधि है ना, ये किसने धारण की थी। तो ये आपके कुमार गुप्त के द्वारा जो है वो धारण किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश के जो आपके दूसरे शासक थे ना, ये आपके समुद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त को ही जो है भारत का नेपोलियन जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अहमदिया आंदोलन ये जो है किसने शुरू किया था। तो देखिए अहमदिया आंदोलन जो है ये आपका मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा वर्ष 1889 में जो है शुरू किया गया था। तो मिर्जा गुलाम अहमद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यासोंग फेस्टिवल मणिपुर में जो है ये कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के लोग होली को जो है याओ सांग उत्सव के रूप में जो वो मनाते हैं और ये जो पर्व है ना, ये आपका 5 दिनों तक जो है वो आपका मनाया जाता है और ये जो आपका वसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो 5 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपका याओ सांग जो त्यौहार है ना, ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका फरवरी मार्च यानी पूर्णिमा के 5 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा इनका जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का जो संबंध है ना, ये मोहिनी अट्टम से है और मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुगल ये जो है किसके वंशज थे। तो देखिए मुगल शासकों के 2 महान वंश जो थे वो आपके मुगल के पूर्वज थे। उनकी मातृक से यानी माता से जो थे वो आपके चंगेज जो खान जो थे ना, ये आपके वंशज थे और चंगेज खान की जो मृत्यु है ये 1227 में इनकी मृत्यु हुई थी और मंगोल जनजातियों के द्वारा चीन और मध्य एशिया पर जो है इनके द्वारा शासन किया गया था। इसके अलावा अगर पैतृक पक्ष की बात कर ले यानी पिता के पक्ष की बात कर ले तो ये आपके तैमूर के वंशज थे, जिन्होंने इराक, ईरान और आधुनिक तुर्की पर जो है ये शासन किए थे। और इसके अलावा बात कर ले तैमूर की मृत्यु कब हुई थी। तो ये आपका 1404 में जो है तैमूर की मृत्यु हुई थी और मुगल के जो आपके पहले जो सम्राट थे ना, ये आपके बाबर थे, जिनका शासनकाल 1526 से लेकर जो है 1530 तक रहा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मातृक का पूछा गया था या फिर पैतृक पक्ष का पूछा गया था। अगर देखिए मातृक पक्ष का पूछा गया था तो चंगेज खान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पैतृक पक्ष के वंशज के बारे में पूछा गया था तो आपका तैमूर वंशज जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लता मंगेशकर फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग इन विच फिल्म, यानी लता मंगेशकर का जो पहला पार्श्व गीत था ना, ये किस फिल्म में गाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी ने अपना जो पहला गाना है ना, ये 1942 में जब वो 13 वर्ष की थी तो मराठी फिल्म में किटी हसल के लिए जो है ये गाना गाई थी। तो मराठी फिल्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उनके हिंदी गीत की बात कर ले तो देखिए उनका जो पहला हिंदी गीत था ना, वो आपका मराठी फिल्म के लिए माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, ये जो है इनका पहला हिंदी गीत रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो 1969 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2007 में फ्रांस के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लंदन ओलंपिक खेल 2022 में भारत ने जो है कितने कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने जो टोटल 6 पदक जीते थे, जिसमें कांस्य पदक की बात कर ले तो भारत के द्वारा 4 जो है वो कांस्य पदक जीता गया था और 2 जो है वो आपका सिल्वर यानी रजत पदक जीता गया था। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर विजेता की बात कर ले तो देखिए विजय कुमार ने जो है 25 मीटर रैपिड फायर शूटिंग में जो है ये सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीते थे। MC मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी में ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। साइना नेहवाल बैडमिंटन में जो ये कांस्य पदक जीती थी। गगन नारंग जो है शूटिंग में कांस्य पदक जीते थे। सुशील कुमार ये जो आपका कुश्ती में रजत पदक जीते थे और योगेश्वर दत्त ये जो आपके कुश्ती में जो है ये आपके कांस्य पदक जीते थे। इसके अलावा लंदन ओलंपिक 2012 में पदक तालिका की बात कर ले तो भारत जो इसमें 55वें स्थान पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रियो ओलंपिक 2016 की बात कर ले तो देखिए रियो ओलंपिक 2016 में भारत जो है 2 पदक जीता था, जिसमें 1 रजत और 1 कांस्य पदक जो वो भारत के द्वारा जीता गया था। वहीं अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर ले तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 जो है सिल्वर मेडल और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और भारत जो है ये 48वें पायदान पे जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कटीले वन और झाड़ियाँ जो है ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर जो है प्राकृतिक वनस्पति में जो है कटीले वन तथा झाड़ियां जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार के वनस्पति जो है देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य जो है ये आपके शामिल जो है वो हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन में उत्तर पश्चिम भाग दिया गया था, तो उत्तरी पश्चिम भाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 50 है ना, जो कि आपका DPSP के अंतर्गत आता है और ये जो आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, तो अनुच्छेद 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालचारी की बात कर ले तो ये आपके आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 में भारतीय तट रेखा उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन जो है 840 वर्ग CG को ये जो है कहाँ पर कमीशन यानी स्थापित किया गया था। तो देखिए नवंबर 2022 में आपका भारतीय तटरक्षक के लिए ये जो आपका हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन है ना, ये आपका चेन्नई में जो है ये आपका स्थापित किया गया था। तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका MK3 जो हेलीकॉप्टर है ना, ये आपका स्वदेशी रूप से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी फसल को जो है सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो देखिए सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जो है ये आपका जूट या फिर पटसन ऑप्शन में दिया गया होगा। तो देखिए जूट को ही जो है पटसन कहा जाता है, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर जो वो कहा जाता है। तो पटसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी जीवों के लिए जो है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो देखिए जीवों के लिए जो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है ना, वो आपका सूरज की रोशनी है। तो सूरज की रोशनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि समुद्री नियमित धारा को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए समुद्री नियमित धारा को जो है ये आपके लहरें कहा जाता है। तो लहरें आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वह न्यूनतम टेम्परेचर यानी ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है जलने लगता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए न्यूनतम आपका टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जो वो जलने लगता है उसे जो है इग्निशन टेम्परेचर यानी प्रज्वलन ताप जो है वो कहा जाता है। तो प्रज्वलन ताप आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल रिप्रोडक्शन, यानी एकल प्रजनन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए एकल प्रजनन को जो है यह आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कॉल्ड, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर जीडीपी की बात कर ले तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, जो कि आपके करंट प्राइस यानी मौजूदा कीमतों पर जो है इसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। वहीं अगर कांस्टेंट प्राइस की बात कर ले तो स्थिर कीमतों पर जो है इसे रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो रियल जीडीपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आंदोलन जो है ये किस लिए किया गया था। तो देखिए 2020 में किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध कार्यारोपण, अवैधिक श्रम, उच्च लगान, मनमानी बेदखली और भू राजस्व के कारण 2020 में जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जो है आपका कृषि आंदोलन जो है वो किया गया था। तो किसान आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गूगल डूगल, सत्येंद्र नाथ बोस, इनका जो संबंध है वो किससे है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में आपका जो है सत्येंद्र नाथ बोस के जन्मदिन के अवसर पर जो है गूगल ने डूडल बनाकर जो है उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर जो है वो आपका दिया था। और ये जो आपके सत्येंद्र नाथ बोस है ना, एक भारतीय मैथमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक थे। और इनको जो है 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में उनके दिए गए योगदान के लिए जो है इन्हें जाना जाता है। तो वैज्ञानिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कुमार गुप्त प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विस्तृत विवरण भी दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित जो है ये किसने किया था। तो देखिए धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पुनर्जीवित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि धर्मपाल के द्वारा ही जो है विक्रम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये आपका बिहार के भागलपुर में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा धर्मपाल की बात कर ले तो धर्मपाल जो था ये आपका पाल वंश का शासक था और पाल वंश की जो स्थापना है ना ये गोपाल के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ये आपके धर्मपाल थे ना ये आपके बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और धर्मपाल के द्वारा ही जो है बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में आदित्यपुरी में जो है एक मठ की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है और कथक जो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का जो है घराना पूछा जाता है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज ये जो आपके लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। इसके अलावा इनसे पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके प्रत्येक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न जो है नृत्यांगना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि प्रमुख कलाकार का नाम दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं ना आपके, उनके सभी प्रमुख कलाकार के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इनके अगर प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। कुचिपुड़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा कथकली की बात कर ले तो कथकली जो आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके वीएन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ,
कोटिकल शिव रामन, रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथकली नृत्य से है। ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें आपके इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेबिक, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सरोन लोवेन और मारियाला बारवी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी आपने बताया सर, और यामिनी कृष्णमूर्ति का आपने कुचिपुड़ी में भी बताया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका यामिनी कृष्णमूर्ति का आएगा ना तो आपके जो ऑप्शन में होंगे ना वो आपके पेयर में दिए होंगे या फिर कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम में से कोई एक दिया होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इंद्राणी रहमान का जो संबंध है ये आपका ओडिसी नृत्य से भी है, और इंद्राणी रहमान का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें आपके राजभाग चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना सुवर्णा, रंजना, दर्शना, इसके अलावा जो ये आप चार बहनें हैं ना ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, और गुरु बिपिन सिंह ये भी जो आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा अगर कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपके लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथक नृत्य से है। मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपके वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कला मंडलम चमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मिल्खा सिंह से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मिल्खा सिंह को जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख यानी उड़न सिख के नाम से जो वो जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का जो नाम है ना ये किसने दिया था। तो देखिए मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का जो नाम है ये पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के द्वारा जो है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम जो है वो दिया गया था। इसके अलावा मिल्खा सिंह का जन्म पूछा जाता है। तो देखिए मिल्खा सिंह का जो जन्म है ना ये आपका 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये जो आपके किस परिवार से संबंधित है तो ये आपके सिख राठौर यानी राजपूत परिवार से जो है ये आपके संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले या फिर व्यक्तिगत की बात कर ले तो देखिए इन्होंने जो है 1958 में एशियाई खेलों में जो है 200 मीटर और 400 मीटर में जो है ये भारत की तरफ से ये जो है स्वर्ण पदक जीते थे। 1962 में जो आपका एशियाई खेल हुआ था ना उसमें भी जो है ये आपके 400 मीटर और 400 मीटर रिले रेल्स में जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा 1958 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना उसमें जो ये 400 यार्ड्स स्पर्धा में ये जो है भारत की तरफ से जो है स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा ये पॉइंट जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्होंने जो है 1960 के रोम ओलंपिक में जो है 400 मीटर रेस स्पर्धा के फाइनल में जो है ये चौथे स्थान पर जो वो फिनिश किए थे, और कांस्य पदक से जो है कुछ सेकंड के लिए जो है ये चूक गए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह को 1959 में जो है पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा द रेस ऑफ माय लाइफ ये जो आपका 2013 में जो है ये आपका प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मिल्खा सिंह पर जो आपका एक फिल्म भी बन चुका है जिसका नाम भाग मिल्खा भाग है, और जिसके फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक जो थे ये आपके राकेश ओम प्रकाश थे, और इसमें जो मिल्खा सिंह की जो भूमिका है ना ये आपका फरहान अख्तर ने निभाई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, किस भारतीय संगीतकार को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम जो है वो दिया गया है। तो देखिए AR रहमान को जो है मोजार्ट ऑफ मद्रास का जो है नाम दिया गया है, तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 1999 में जो है निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना को जो है शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जो है अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो शुरू किया गया था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY योजना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ इंडिया यानी भारत का पहला उद्यान मकबरा जो है ये कौन सा है।
तो देखिए भारत का जो पहला उद्यान मकबरा है ना, ये आपका हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए हुमायूं की पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिनका हाजी बेगम भी नाम था, और 1570 में जो है हुमायूं के मकबरे का जो है निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा हुमायूं के मकबरे का जो है डिज़ाइन किसने तैयार किया था, यानी इसका जो वास्तुकार थे ये कौन थे, तो ये आपके मिराक मिर्जा गियास थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले हुमायूं के मकबरे को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था, तो ये 1993 में घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय नदियां ये जो है किस प्रकार की होती है। तो देखिए हिमालय की जो नदियां होती है ना, ये आपका 12 मासी होती है, यानी 12 महीना जो है ये बहता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर ले तो ये आपका मौसमी होता है, और प्राय जो है ये मानसून में जो ये आपका प्रवाहित होता है। तो 12 मासी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध ये जो है कब लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठी सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को जो है ये आपका लड़ा गया था। तो 14 जनवरी 1761 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है अफगानों की जो है वो जीत हो गई थी और मराठा जो है इसमें हार गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर ले तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका 20 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी को जो है वो हरा दिया था, और ये जो है मुगल वंश की जो है स्थापना किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात कर ले तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ना, ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, और ये आपका अकबर और हेमू के मध्य जो है वो लड़ा गया था। और देखिए इस युद्ध में जो है हेमू की हार हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा जो वो स्थापित किया गया था। तो 24 सितंबर 1873 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका यूटी रहा था ना, वो आपका अंडमान और निकोबार रहा था। तो अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा था। तो ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना, ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम का रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कितना रहा था। ये जो आपको कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट ये जो है जर्मनी में कब हुआ था। तो देखिए प्रथम जो हैंडबॉल टूर्नामेंट है ना, ये जर्मनी में 1917 में आयोजित किया गया था। तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाजीराव प्रथम के पिता का जो है नाम पूछा गया था। तो देखिए अगर बाजीराव प्रथम की बात कर ले तो ये सभी 9 महान पेशवाओं में जो है इन्हें जो वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो माना जाता था, और इनके जो पिता का नाम था वो आपका पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। और ये जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे ना, ये छत्रपति साहूजी महाराज के जो है ये पेशवे थे। तो बालाजी विश्वनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बाघ की गुफाएं ये जो है कौन से राज्य में है। तो देखिए बाघ की गुफाएं जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजगिरी ये जो है किस महाजनपद की राजधानी है। तो देखिए राजगिरी जो है ये आपका मगध की राजधानी है। तो मगध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपदों के जो है राजधानी से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि काशी महाजनपद की जो राजधानी थी ना, ये आपका वाराणसी में था। कौशल का जो राजधानी था ये आपका श्रावस्ती में था। अंग का जो आपका राजधानी था ना, ये आपका चंपा में था। चेदी की बात कर ले तो चेदी की जो राजधानी था ये आपका शक्तिमती में था। वत्स का जो आपका राजधानी था ये आपका कौशाम्बी में था। कुरु की जो राजधानी था ये आपका इंद्रप्रस्थ में था।
इसके अलावा पांचाल की जो राजधानी था ना, ये आपका अहिच्छत्र या फिर कांपिल्य में था। मत्स्य का जो राजधानी था, ये आपका विराट नगर में था। सूरसेन का जो राजधानी था, ये आपका मथुरा में था। इसके अलावा अस्मक का जो राजधानी था ना, ये आपका पैठान या फिर प्रतिष्ठान या फिर पोतन या फिर पोटिल में था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आप ध्यान में रखिएगा। अवंती का जो राजधानी था ना, ये आपका उज्जैन या फिर महिष्मती में था। गांधार का जो राजधानी था, ये आपका तक्षशिला में था। कंबोज का जो राजधानी था, ये आपका हाटक या फिर राजपुर में था। वज्जी की राजधानी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपका वैशाली था। मल का जो राजधानी है, ये आपका कुशीनगर या फिर पावा में था। मगध की जो राजधानी था ना, ये आपका गिरिव्रज, जिसको जो है राजगिरी भी कहा जाता है। तो यही आपसे आज जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व में चावल उत्पादन में जो है कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, विश्व में चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, ये आपका चीन देश में किया जाता है। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत विश्व में कितने स्थान पर है, तो भारत जो है ये आपका दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा बात कर ले भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, यानी पृथ्वी का जो कोर होता है ना, निम्नलिखित में से किस खनिज से जो वो बना होता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो कोर होता है ना, ये आपका आयरन और निकल खनिज से जो वो बना होता है। तो आयरन और निकल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ, आपके जो है नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। यानी पूछा गया था कि व्हाट मिनरल्स इज द ओशियन क्रस्ट मेड अप ऑफ, यानी महासागरीय भूपट्टी जो है ये किस खनिज से बना होता है। तो देखिए, महासागरीय जो भूपट्टी है ना, ये आपका सिलिकेट और मैग्नीशियम से बना होता है। तो सिलिकेट और मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टूसू फेस्टिवल यानी टूसू पर्व जो है झारखंड में हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, अगर टूसू पर्व की बात कर ले तो ये आपका झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है वो माना जाता है। और ये जो पर्व है ना, ये आपके जाड़ों में फसल कटने के बाद जो है पौष के महीने में जो है इस पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका पर्व है ना, ये 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक यानी लगभग जो है 1 महीने तक जो है ये आपका टूसू पर्व झारखंड में मनाया जाता है। तो आपका जो है ऑप्शन में जो है दिया गया था पौष का महीना, तो पौष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी जिसे पूष का महीना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ए सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, यानी बिना संगठित केंद्रक वाले कोशिकाओं को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए, बिना संगठित केंद्रक वाली जो कोशिकाएं होती है ना, उसे जो है प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तापमान ये जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, तापमान को जो है ये आपका थर्मोमीटर द्वारा जो है वो मापा जाता है। तो थर्मोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तापमान को जो है निम्नलिखित पैमानों पर भी जो है वो आपका मापा जाता है। और वो पैमाने कौन कौन से हैं, तो सेंटीग्रेड, केल्विन, फारेनहाइट, इन सभी पैमानों पर जो है आपका तापमान जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार को जो समाप्त है ना, वो कर दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि 1793 के चार्टर अधिनियम ने जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय को जो है अतिरिक्त 20 वर्षों का जो वो शासन दिया गया था, यानी बढ़ा दिया गया था। और इसे जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसमें जो इस अधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 का चार्टर एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रिवर्स रेपो रेट पर ये जो है क्या होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था कि आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक से लोन लेती है, आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को लोन देती है, आरबीआई विदेशी बैंकों से जो है ये आपका लोन लेती है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दिया गया था कि व्यापारिक बैंक जो है विदेशी बैंकों से जो है वो लोन लेती है। तो देखिए, अगर रिवर्स रेपो रेट की बात कर लें तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों के सरप्लस मनी को जो है अपने पास जमा कर लेता है और बाद में आरबीआई जो है ना इन बैंकों को जो है वो ब्याज देता है, और यही जो है आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो यदि अगर ऑप्शन की ओर बढ़े तो इन सभी ऑप्शन में जो आपका सूटेबल आंसर लग रहा है ना, वो आरबीआई व्यापारिक बैंक से जो वो लोन लेता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो देखिए पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था ना, ये अपराजित वर्मन था। तो अपराजित वर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पल्लव वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पल्लव वंश की जो स्थापना है ना, ये सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप को जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। तो अंटार्कटिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ ये जो है कौन बने थे। तो देखिए जून 2022 में नीति आयोग के जो सीईओ है ना, ये परमेश्वरन अय्यर बने थे। तो परमेश्वरन अय्यर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो देखिए फरवरी 2023 में आपके जो नीति आयोग के सीईओ बने हैं ये आपके श्री BVR सुब्रमण्यम को जो है ये बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये आपके डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना ये जो है किस आयोग के स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सीईओ की अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए सीईओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि जो वो धारण की थी। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ना, ये आपके गुप्त वंश के पहले शासक थे और इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि जो वो धारण की थी। तो महाराजा धीराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज द ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक जो है ये कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त स्टॉक बैंक होता क्या है। तो देखिए संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें एक से अधिक शेयर धारक जो है ना वो आपके होते हैं। और संयुक्त स्टॉक बैंक का जो पहला प्रकार बैंक था ना, ये आपका बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसकी स्थापना जो ये आपका 1720 में जो है बॉम्बे में किया गया था। तो आपके ऑप्शन में अगर बैंक ऑफ बॉम्बे दिया गया था तो बैंक ऑफ बॉम्बे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में बैंक ऑफ बॉम्बे नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बैंक ऑफ बॉम्बे ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना, तो फिर आपका इलाहाबाद बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इलाहाबाद बैंक को जो है वर्ष 1865 में सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक जो है ये स्थापित किया गया था। तो इलाहाबाद बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए ये जो आपका रजिया सुल्तान थी ना, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो रजिया सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में रजिया सुल्तान के पिता का नाम पूछा जाता है। तो देखिए रजिया सुल्तान के जो पिता थे ना, ये इल्तुतमिश थे। और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर कब बैठी थी। तो देखिए रजिया सुल्तान जो है ये 1236 में जो है ये दिल्ली की सुल्तान बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1236 से लेकर 1240 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हॉकी में येलो कार्ड देकर जो है खिलाड़ी को कितने देर तक जो है ये जो है बाहर किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हॉकी के खेल में छोटे मोटे जो आपको फाउल होते हैं ना, जैसे कि किसी खिलाड़ी को धक्का दे देना या फिर गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार अगर कोई खिलाड़ी पाया जाता है तो इसके लिए अंपायर जो होते हैं ना वो ग्रीन कार्ड देते हैं, जो एक तरह का जो वो आपका चेतावनी माना जाता है। और अगर 3 ग्रीन कार्ड बाद अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर उस खिलाड़ी को जो वो पीला कार्ड जो वो दे दिया जाता है। और अगर खिलाड़ी को अगर पीला कार्ड दे दिया जाता है तो इसमें अंपायर खिलाड़ी को जो है 5 मिनट के लिए खेल से जो वो निलंबित कर सकते हैं। तो कम से कम 5 मिनट जो वो निलंबित कर सकते हैं। तो 5 मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रयान 3 को ये जो है कब लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो के द्वारा जून 2023 में जो है चंद्रयान 3 को मिशन को जो वो लॉन्च किया जाएगा। तो जून 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोवा में
थैंक गिविंग त्यौहार को जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गोवा में थैंक गिविंग त्यौहार को जो है ये आपका सुकोत के नाम से जाना जाता है, तो सुकोत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार ये जो है किस भाग में है? तो देखिए संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है आपके मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो किया गया है, तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो है वो दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह सभा की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना है ना ये 1850 में किया गया था, तो 1850 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच हिस्टोरिकल प्लेस इज मोस्ट सीन इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी वित्तीय वर्ष 2022 में जो है कौन सा ऐतिहासिक स्थान जो है सबसे ज़्यादा बार जो वो देखा गया था? तो देखिए 2022 में सबसे ज़्यादा जो ऐतिहासिक स्थान है ना ये ताजमहल को जो वो देखा गया था, तो ताजमहल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरे पायदान की बात कर लें तो दूसरे में जो आपका हवा महल को जो है वो देखा गया था, और हवा महल ये जो है कहाँ पर है? तो ये आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 2022 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है ना ये आपका 22वां संस्करण जो है ये आपका इंग्लैंड बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने पदक जीते थे? तो देखिए भारत के द्वारा जो है टोटल 61 पदक जो है वो जीता गया था, जिसमें 22 जो है भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, 16 जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया था, और 23 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की तरफ से जो पहला स्वर्ण है ना ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था, और मीराबाई चानू ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ दीज सॉइल्स इज नन एज सेल्फ प्लाउगिंग सॉइल, यानी निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो देखिए ये जो आपका ब्लैक सॉइल यानी जो काली मिट्टी होता है ना इसे जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था, तो अमर्त्य सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये जो पुस्तक है ना ये कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए ये जो पुस्तक है ये आपका जुलाई 2021 में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा जो ये आपका प्रकाशित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अमर्त्य सेन की बात कर ले तो देखिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड सो दे आर कॉल्ड, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें जो है ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी कहा जाता है, तो स्वपोषी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सारंगी वादक से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडित राम नारायण दिया गया था, तो देखिए ये जो आपके पंडित राम नारायण है ना ये सारंगी वादक से संबंधित है, तो पंडित राम नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प सिद्धांत जिसे व्यापक का सिद्धांत भी कहा जाता है लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए जब व्यापक का सिद्धांत जो लागू हुआ था ना उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड डलहौजी थे, तो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो ये 1848 से लेकर 1856 तक जो ये कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 1998 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से ये जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये जो आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम थे ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थे और इन्हें 1998 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो देखिए प्लाज्मा जो है ना ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो चतुर्थ अवस्था आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सांगकेन त्योहार ये जो है किस राज्य के आदिवासी समुदाय का त्योहार माना जाता है। तो देखिए ये जो आपका सांगकेन त्योहार है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का जो है वो त्योहार है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया गया था, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपका सांगकेन त्योहार नहीं दिया गया होगा, कोई और त्योहार दिया होगा। एस सांगपो करके कुछ त्योहार दिया गया होगा, जो कि आपका नागालैंड राज्य का जो है एक त्योहार है। तो अगर इस प्रकार से सांगपो दिया गया होगा तो नागालैंड फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो इस प्रकार के प्रवास को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है वो कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महलों एवं मीनारों में मेहराबों गुंबदों का जो प्रयोग है ना, ये किस वंश के द्वारा किया गया था। तो देखिए मेहराबों कला का जो प्रयोग है ना, ये आपका सल्तनत काल में किया गया था, यानी सल्तनत वंश के द्वारा किया गया था। तो सल्तनत वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लटकती बालकोनियाँ ये जो किस शैली की विशेषता है। तो देखिए ये जो आपका लटकती बालकोनियाँ है ना, ये आपका नागर शैली की विशेषता है। तो नागर शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ट्रेड विंड्स वीकेन, यानी व्यापार हवाओं के कमजोर होने पर जो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए जब ट्रेड विंड्स जो आपका कमजोर हो जाता है ना, तो इसे जो है एल नीनो कहा जाता है।